रूसी सदर पुतिन ने अफसोस का इजहार किया, अपोलोजाइज किया, लेकिन जहाज गिराने का नहीं। किस लिए? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हादसात ही हादसात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और जहाज़ों के हादसात पहले हमने देखा अजरबैजान एयरलाइंस का जहाज जो बाकू से ग्रोजनी चेचनिया रूसी हदूद के अंदर जा रहा था, उसको रशियन एयर डिफेंस ने एलिजिडली एक्टिवेट हुआ, शूट डाउन करने की कोशिश की, मगर वो कैस्पियन सी से उड़ता उड़ता काजाकिस्तान के एक इलाके में जाके वो जहाज गिरा और उसके अंदर 40 के लगभग लोग जाँ बहक हो गए, इंक्लूडिंग कप्तान और जो नायब कप्तान थे और जो पर्सर थी वो भी इसके अंदर जाँ बहक हुई। मगर मिराक्युलसली 29 के करीब लोग बिल्कुल बच गए, क्योंकि वो जहाज के एंड में बैठे हुए थे, टेल एंड के अंदर बैठे हुए थे, तो उनकी बचत हो गई। लेकिन ये हादसा हुआ था और फिर उसके बाद ये अफवाहें गर्दिश में आना शुरू हो गई कि जी रशिया ने गिराया है। मगर अब रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने आके अफसोस का इजहार किया है, अपोलोजाइज किया है। इसलिए नहीं कि जहाज गिराया, उन्होंने कहा कि जी ये हदूद में हमारे हुआ था, रूसी हदूद के अंदर हुआ था, तो इसलिए हमें इसका बहुत अफसोस है। मगर ऑब्वियसली ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो टेंशन है अजरबैजान, रशिया, तुर्की के दरमियान बहुत इंक्रीज हुए हैं। और पुतिन साहब का ये स्टेटमेंट भी आना, चले अजरबैजान सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, बहुत अहम हिस्सा था, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। डेफिनेटली बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं रशिया और अजरबैजान के दरमियान। दूसरी जानिब साउथ कोरिया के अंदर एक और हादसा हुआ है, बहुत ही खतरनाक किस्म का। वीडियो जो आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो प्लेन बेसिकली टारमैक को हिट करता है और फिर आगे जाके एक आग का गोला बन के रद्द हो जाता है। उसके अंदर तकरीबन 40 के लगभग लोग कह रहे हैं कि जाँ बहक हो गए हैं। तो दिसंबर का महीना है, ये आखिर ख़त्म होने वाला है बस चंद ही दिनों के अंदर, और हादसा दिसंबर में हो रहे हैं इस तरीके के। खैर अल्लाह ही बेहतर कर सकता है इन सब चीज़ों को, बट अफसोसनाक ये डेफिनेटली डेवलपमेंट्स हैं। अजरबैजान एयरलाइंस भी अच्छी है, इसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वो भी मुनासिब ही हैं, बड़े उनके रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं। लेकिन क्या वजूहात हैं, क्या हो रहा है बेसिकली इन चीज़ों के साथ। और एक बात याद रखें कि हज़ारों की तादाद में एक दिन में हज़ारों की, सैकड़ों की तादाद में जहाज़ पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं। अमेरिका के अंदर ही डेली तकरीबन कोई 4000-5000 फ्लाइट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी फ्लाइट्स पूरी दुनिया में अगर चल रही हैं तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं कि ऐसे हादसात हों। निगाह थोड़ी बढ़ाते हैं, अटेंशन थोड़ा सा ज़रा डाइवर्ट करते हैं अपना, और लेके चलते हैं आपको पहले अफगानिस्तान फिर गाजा। अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के दरमियान सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं अफगान तालिबान की तरफ से कि उन्होंने अपनी स्पेशली पक्तिया के जो एरियाज़ हैं, खोस का जो इलाका है, वहाँ पे उन्होंने अपनी गश्त और अपने यूनिट्स को मूव किया है। दूसरी तरफ से स्कर्मिशेस की बात पाकिस्तान से भी आ रही है, आर्टिलरी फायरिंग की भी इतलात आ रही हैं। तो सिचुएशन बहुत टेंस हो रही है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। पहली बार जब से अफगान तालिबान ने कमान उठाया है, खैर ऑब्वियसली झड़पें तो होती रही, ऐसा नहीं कि झड़पें नहीं हो रही थी, मगर इस इंटेंस, इस लेवल की जो कॉन्फ्रंटेशन है हमने वो नहीं देखी जब से तालिबान ने कमान उठाया है अगस्त 2021 से। और कई वजूहात हैं इसकी, इल्ज़ामात भी हैं। ऑब्वियसली अब जो पाकिस्तान ने पक्तिका के अंदर ये हमला किया था अलेजिडली टीटीपी के टारगेट्स के ऊपर, उसके अंदर जो ख़वातीन, बच्चे और सिविलियंस जाँ बहक हुए हैं उसकी तस्दीक अब आ रही है। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन एक तरीके से पाकिस्तान के जर्नैलों को शायद सूट करती हो, लग रहा होने कि ये सूट करी है, मगर ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर उन्होंने अफगानिस्तान को, तालिबान और एनआरएफ को एक ही पेज पे लाके खड़ा कर दिया है। अमरुल्लाह साले भी अब अफगान सॉवरेंटी की बातें कर रहा है, और ये बंदा है जो बेसिकली अफगान तालिबान के साथ जो लड़ रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंटेंस एक ये सिचुएशन डेवलप हो गई है अफगान लीडरशिप के लिए। उनके लिए ऑब्वियसली सिचुएशन क्लियर है। वो कहते हैं दाइश हमारा दुश्मन है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे हॉस्टाइल हो रहा है, ईरान उनसे हॉस्टाइल नहीं है,
अफगान तालिबान के राब्ते भी हैं ऑब्वियसली अमेरिका के साथ जारी, दोहा के थ्रू, जो उनका दोहा ऑफिस है उसके थ्रू। इसके अलावा यूएस डेलीगेशंस और बिजनेस इंटरेस्ट का अफगानिस्तान के अंदर भी आमद मौजूद है। सऊदी अरेबिया ने अपनी एम्बेसी दोबारा खोल ली है। याद रखें कि इन्होंने इनके टेंशन चल रहे थे हक्कानी बरादरान के साथ, यूएई और सऊदी टेंशन भी थे मौजूद, उसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं। तो अब ऑब्वियसली तालिबान के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात जारी हैं, सिफारत लेवल के ऊपर राब्ते भी हुए हैं। तो अफगानिस्तान की पोजीशन निस्बतन बेहतर है बहुत हद तक कंपेयर टू पाकिस्तान की पोजीशन अपने रीजन को अगर देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने पंगा लिया हुआ है अफगानिस्तान के साथ, एक तरफ पंगा लिया हुआ है ईरान के साथ, इंडिया के साथ पंगा है ही है। चाइना ने आपको बेसिकली कहा है कि आप उधर ही रहें, थोड़ा दूर रहें हमसे तो ज्यादा बेहतर है, हमें इतना फ्री होने की आपके साथ जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ चीज बढ़ रही है, सिचुएशन बढ़ रही है। इंडिया की सपोर्ट होगी अफगानिस्तान को इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि इंडिया कहता है यार कि अफगानिस्तान ने हमसे कभी डबल गेम नहीं खेला और इंडिया ने तालिबान के साथ डीलिंग्स पहले भी की हैं। मगर अब ये खबरें जब आ रही हैं कि मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर नई रैलीज निकाल रहे हैं और एक कॉन्फ्रंटेशन पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया से तो नहीं ले सकता। अभी मनमोहन सिंह साहब का इंतकाल हुआ है, पाकिस्तान बनने से पहले वो जो पाकिस्तान का एरिया उसके अंदर वो पैदाइश हुई थी उनकी, पाकिस्तान ने कोई उनके लिए कंडोलेंस मैसेज तक नहीं भेजा आपके शहबाज शरीफ साहब ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनकी कैफियत है, क्या इनकी पोजीशन है और क्या इनकी स्टैंडिंग है। दे बेसिकली फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करूंगा मैं, अफगानिस्तान के ऊपर करनी थी, मगर अब आपको मैं लेके चलता हूं गाजा, वहां पे कमाल अदवान अस्पताल जो है उसको फाइनली कब्जे में ले लिया है इजराइल ने, और जो डायरेक्टर थे इसके अस्पताल के उनको भी यरगमाल कर लिया है, और 250 के करीब और लोग जो अस्पताल में शामिल थे, जिसके अंदर मेडिक थे, नर्सेज थी और जितने लोग थे, उन सबको अपनी हिरासत में इजराइल ने ले लिया है। लास्ट टाइम हम जानते हैं कि इजराइल ने मेडिकल डायरेक्टर्स के साथ क्या किया था, कुत्ते छोड़ के उनको कत्ल कर दिया था। और कत्लो गारत जो चल रही है इजराइल की, तो ये शमाल जो है इजराइल गाजा का, ये बिल्कुल एक तरीके से साफ कर देंगे, ये बुलडोज करेंगे इस पूरे एरिया को, और फिर यहाँ पे एक नई सेटलमेंट कॉलोनी टाइप की वो अपना ये करने की कोशिश करेंगे इधर। मगर दुनिया के सामने इजराइल तो बिल्कुल नंगा हो चुका है। कोई इसके अंदर कोई डाउट्स नहीं बचे किसी भी इंसान के अंदर, लॉजिकल शख्स के अंदर, जो देखता हो कि यार क्या हो रहा है इस पूरी दुनिया में और इजराइल क्या कर रहा है। और एक और बात, ट्रंप साहब आ जाएंगे, मगर अमेरिका के अंदर भी इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लड़ाई चल रही है, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इजराइल के ऊपर भी आएगा, क्योंकि लड़ाई किसके दरमियान है? लड़ाई है टेक ब्रोज जो टेक्निकल ये सोशल मीडिया कंपनीज, टेक कंपनीज को ओन करते हैं, इलॉन मस्क हो गया, पीटर थील हो गया, विवेक रामास्वामी का क्राउड बेसिकली, राइट। और दूसरी तरफ है रेड मागा वो मागा है जो नफरत करता है माइनॉरिटीज से, अक्सरियत पसंद है, सफेद पसंद है, परस्त है। तो वो कहते हैं कि जी हमें और इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। दूसरी जानिब इलॉन मस्क कह रहा है और टेक ब्रोस कह रहे हैं कि जी हमारा तो पूरा काम ही चलता है टेक ब्रोस के ऊपर, इंडिया से H1B वीजा। तो पूरा इशू बन गया H1B वीजा के ऊपर। H1B वीजा है जो आपको अलाउ करता है अमेरिका में काम करने का लीगली। अब एक मखसूस अमाउंट है जो अब सेट कर दी गई है, या कर दी गई थी, ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल स्लैश किया था पहली टर्म के अंदर, कहते हैं हमें नहीं चाहिए इमिग्रेंट्स। अब वो क्योंकि मस्क और ये टेक ब्रोस के पैसे और इसकी मदद से आए आगे, तो अब ये कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल H1B के हक में हूं। मगर इस स्टेटमेंट ने और इस मौकफ ने उनकी जो बेस थी, वो रेड मागा जिसे कहते हैं, जो कहते हैं कि जी हम सब ये जो यहाँ पे फॉरेनर आए हैं इनको बाहर निकालो, तो अब उनके साथ एक लड़ाई शुरू हो गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे भी डेफिनेटली चीजें हो रही हैं। और रेड मागा का व्यू जो है इजराइल के ऊपर, वो बहुत ही एक सस्पिशियस व्यू भी है, क्योंकि वो इतना पसंद नहीं करते यहूदियों को। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पूरी दुनिया में, और ऑब्वियसली इनका असर पाकिस्तान पे भी आएगा। वो क्या असर होगा बताएं मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।